हेडिंग ऑन अ डिस्कशन विद पल्स। इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ द कैरेक्टर ऑफ पल्स। ठीक है, आई हैव टेकन इट सेपरेटली बिकॉज बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। पल्सस पारवस क्या होता है, टार्डस क्या होता है, बिस्फेरियंस क्या होती है, वॉटर हैमर पल्स क्या होती है, सारे क्वेश्चंस आपको इस सेशन में समझ में आएंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करो। ओके, वी हैव समथिंग कॉल्ड एज सिस्टोल, and at the start of systole you know well that we have the first heart sound S1, जो कि हमें क्यों सुनाई देती है, क्योंकि हमारी जो बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती हैं, और ये नीचे वाली वॉल्व ओपन हो जाती है। ये एओर्टा है और एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनिक वॉल्व ओपन होती है, और तभी तो सिस्टोल के समय खून बाहर जाएगा और एओर्टा में आएगा। दैट्स वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये फर्स्ट हार्ट साउंड हो गई। नाउ as soon as the first heart sound is heard, we know systole has been started. Fine. Second thing, अब सेकेंड हार्ट साउंड कब सुनाई देता है? मान लो ये पूरा ब्लड धीरे 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 ड्रेन आउट हो गया। जब ये पूरा ब्लड धीरे 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 ड्रेन आउट हो गया तो अब मेरे को क्या करना है, वेंट्रिकल्स की फिलिंग करनी है। अगर मुझे वेंट्रिकल्स की फिलिंग करनी है तो मुझे ये नीचे वाली वॉल्व क्या करनी पड़ेगी, क्लोज, और ये ऊपर वाली वॉल्व ओपन करनी पड़ेगी, तभी तो ब्लड की यहाँ पे फिलिंग होगी। तो डायस्टोल के दौरान बेसिकली देयर इज फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स, राइट, दैट स्टार्ट्स विद द सेकेंड हार्ट साउंड। सो दिस इज द फेज ऑफ डायस्टोल। ओके, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द स्टोरी दैट यू नीड टू नो। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नॉर्मल पल्स पे। देखो, अगर कोई पूछे नॉर्मल पल्स का कैरेक्टर क्या होता है तो हमें बोलना होता है कैटाक्रोटिक। कैटाक्रोटिक क्यों होता है, कैसे होता है और क्यों बोल रहे हैं, हम इसको समझते हैं। देखो, मैंने तुमको एक चीज़ समझाई है कि भाई जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा, प्रेशर, पहले बात तो पल्स क्या है, पल्स इज़ नथिंग बट इट इज़ प्रेशर डिस्टेंशन वेव। तो बेसिकली वो क्या है, एक वेव है जो आपका प्रोड्यूस हो रही है। सो पल्स इज नथिंग बट इट इज अ प्रेशर डिस्टेंशन वेव। ओके, पहली चीज़ समझते हैं भाई। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बहुत सारा ब्लड जो है वो यहाँ से निकलेगा, आपको पता है ना, और वो धीरे 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 पेरिफेरल पल्सेस में जाएगा। जैसे ये मान लो रेडियल आर्टरी थी, ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण इसकी वॉल के अलोंग एक प्रेशर ट्रेवल करेगी, प्रेशर वेव ट्रेवल करेगी वॉल के अलोंग, है ना, एओर्टा और आर्टरीज के। उसको बोल देते हैं अपन पी वेव या परकशन वेव। परकशन वेव का सिंपल सा रीज़न क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है, नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, कुछ समय बाद, मिली सेकेंड्स बाद, अब ब्लड भी निकलने लगेगा और अब धीरे धीरे ब्लड यहाँ पे पहुँचेगा। ब्लड पहुँचेगा तो उसके कारण भी एक वेव आती है, उसको बोलते हैं टाइडल वेव। तो टाइडल वेव इज़ बिकॉज ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ये ब्लड के कारण, जो ब्लड का कॉलम आ रहा है ना, उसके कारण है। परकशन वेव किसके कारण है, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण। ठीक है, टाइडल वेव क्यों आ रही है, टाइडल वेव आ रही है बेसिकली ब्लड के कारण। फिर आपको एक नॉच मिलती है, उसको डाइक्रोटिक नॉच बोलते हैं, और फिर एक डाउन स्ट्रोक वेव मिलती है। बेसिकली ये फर्स्ट हार्ट साउंड है, और जहाँ पे डाइक्रोटिक नॉच मिलती है उसको अपन सेकेंड हार्ट साउंड बोल देते हैं। सो दिस इज़ एन बेसिक आइडिया दैट यू शुड हैव अबाउट नॉर्मल कैटाक्रोटिक पल्स। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो बस इतना याद रख लो कि एक वेव होती है, उसको परकशन वेव बोलते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण मिलती है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत आएगी तो परकशन वेव में कोई दिक्कत आएगी। और एक वेव होती है जिसको टाइडल वेव बोलते हैं, जो क्यों मिल रही है हमें, ब्लड का वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है उसके कारण। अगर ब्लड का वॉल्यूम कम या ज़्यादा होगा उसके कारण टाइडल वेव में प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सो ओके, द फर्स्ट टाइप ऑफ पल्स जो हमें पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं पल्सस पारवस। अब पल्सस पारवस क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो फर्स्ट टाइप ऑफ पल्स जो होता है उसको पल्सस पारवस बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली व्हाट डिड आई एक्सप्लेन यू, ये हमारी परकशन वेव है, ये टाइडल वेव है, ये आपकी डाइक्रोटिक नॉच है, सिंपल चीज़। ठीक है, पल्सस पारवस का मतलब क्या होता है, बस एक लाइन में समझो कि जो टी वेव है इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया। द एम्पलीट्यूड ऑफ टी वेव हैज़ बीन रिड्यूस्ड। कहने का मतलब क्या है, नॉर्मली ये ऐसे 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 बिल्कुल सही चल रहा है, बट टी वेव के टाइम पे इसका एम्पलीट्यूड जो है वो कम हो गया। एवरीथिंग एल्स इज नॉर्मल, जस्ट द एम्पलीट्यूड ऑफ टी वेव हैज़ बीन रिड्यूस्ड। दो चीज़ें बोली थी याद करने को। टी वेव क्यों आती है, टी वेव अभी मैंने आपको बताया ब्लड वॉल्यूम के कारण आती है, जो ब्लड का वॉल्यूम निकला लेफ्ट वेंट्रिकल से। अगर मैं बोल रही हूँ टी वेव का एम्पलीट्यूड कम हो गया, यानी ब्लड वॉल्यूम जो लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है वो कम हो गया। वो कब कम हो जाएगा, या तो आप वॉल्यूम ऑफ ब्लड ही कम कर दो, जैसे किसी को शॉक की कंडीशन है तो आपका टाइडल वेव का वॉल्यूम कम हो जाएगा, या फिर मान लो रास्ते में जाम लगा हुआ है, रास्ते में
कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ऊपर से ही खून नहीं आ पा रहा है ना, यानी क्या हो गया, किसी बंदे को मिट्रल स्टेनोसिस हो गया, या फिर मान लो नीचे से खून नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहाँ पे आपने ब्लॉक कर दिया चैनल को, या एओर्टिक स्टेनोसिस हो गया. सो इन केसेस ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस एंड एओर्टिक स्टेनोसिस, या फिर एवरीथिंग इज नॉर्मल, देयर इज नो ब्लॉक इन द रोड, द ब्लड वॉल्यूम इज नॉर्मल, बट कोई पुश ही नहीं मिल रहा है, यानी हार्ट फेलियर हो गया है. तो इन 4 कंडीशंस में आपको क्या मिलता है, पल्सस पार्वस. नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पल्सस टार्डस. अब पल्सस टार्डस का मतलब क्या है, इसको मैंने ऐसे याद किया है, टी मतलब टार्डस, टी मतलब टाइम ड्यूरेशन. भाई अभी तुम एम्पलीट्यूड में चेंज कर रहे थे, देखो एम्पलीट्यूड कम हुआ था, अभी मैं क्या बोल रही हूँ, टाइम ड्यूरेशन बढ़ चुका है. मैं फिर से नॉर्मल और एबनॉर्मल बनाऊंगी. आई एम ड्राइंग नॉर्मल विथ रेड कलर. दिस इज पी वेव, this is T wave, this is dichrotic notch, this is a normal waveform, right? Over here what I am saying time duration जो है वो बढ़ चुका है. तो भाई एम्पलीट्यूड बिल्कुल नॉर्मल है, पर जो अब टाइम लग रहा है वेव को वो बढ़ चुका है, तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ चुका है. रीज़न क्या क्या हो सकता है इसका, एक बहुत सिंपल सा रीज़न है एओर्टिक स्टेनोसिस. भाई एओर्टिक स्टेनोसिस, भाई रास्ते में जाम लगा दिया आपने, तो सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस नहीं है, कुछ वॉल्यूम ऑफ ब्लड जा रहा है ना, एक सीवियर हो गया कि पूरा का पूरा खत्म, है ना. ये वॉल्व के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, वो माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, सीवियर होगा. आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट. व्हाट एम आई सेइंग, अगर माइल्ड एओर्टिक स्टेनोसिस है तो ब्लड वॉल्यूम जाएगा पर थोड़ा कम जाएगा और आराम से जाएगा, है ना. इसके कारण जो टाइम लग रहा है नॉर्मली वेव को, अब वो बढ़ जाएगा. तो एओर्टिक स्टेनोसिस में पल्सस टार्डस मिलता है. और कब मिलता है, अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया हो, यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल, जो आपको पता है बंडल ब्रांच ब्लॉक अगर हो जाएगा तो इम्पल्स नीचे तक जाएगी ही नहीं. अगर इम्पल्स नीचे जाएगी नहीं तो लेफ्ट वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने का कमांड ही नहीं मिला. अगर कमांड नहीं मिला, है ना, तो वो अपने हिसाब से या धीरे धीरे ब्लड को आगे इजेक्ट आउट करेगा. सो दैट इज पल्सस टार्डस. तीसरी कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं पल्सस पार्वस एट टार्डस. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है पल्सस पार्वस, इसका मतलब ये है 1+2, मतलब भाई पार्वस भी है और टार्डस भी है. समझो क्या है, परकशन वेव, टाइडल वेव, डाइक्रोटिक नॉच. बहुत गंदा बनाया मैंने इसको, लेट मी रीड्रॉ इट फॉर यू. दिस इज परकशन वेव, दिस इज टाइडल वेव, दिस इज डाइक्रोटिक नॉच, दिस समथिंग लाइक दिस. दिस इज फर्स्ट हार्ट साउंड, दिस इज सेकेंड हार्ट साउंड, और यहीं पे हमको डाइक्रोटिक नॉच मिलता है. अभी मैं क्या बोल रही हूँ, दोनों चीज़ें हैं. मैंने एम्पलीट्यूड भी कम है टाइडल वेव का, और टाइम ड्यूरेशन में भी, टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ चुका है. इसको बोलते हैं पल्सस पार्वस एट टार्डस. ये पता है कब होता है, अगर सीवियर एओर्टिक स्टेनोसिस हो. भाई पूरी की पूरी ही एओर्टिक वॉल्व स्टेनोज्ड हो चुकी है, तो ब्लड वॉल्यूम जाता ही नहीं है या नेग्लिजिबल जाता है, इसीलिए एम्पलीट्यूड भी कम है और टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा हुआ है. सो दिस इज पल्सस पार्वस एट टार्डस. चौथी कंडीशन में आते हैं जिसको हम बोलते हैं पल्सस बिस्फेरियंस. अब पल्सस बिस्फेरियंस क्या होता है, देखो मैंने बताया नॉर्मली 2 वेव होती हैं, एक परकशन वेव होती है और एक टाइडल वेव होती है. 2 अप स्ट्रोक आते हैं बेसिकली, है ना. पर क्योंकि इन दोनों के बीच में टाइम इतना कम होता है, टाइम गैप, तो हमको ये एक जैसी फील होती है. पल्सस बिस्फेरियंस का मतलब क्या है, तुम्हें 2 पीक मिलेगी. 2 पीक का मिलने का मतलब क्या है, परकशन वेव और टाइडल वेव की दूरियां बढ़ चुकी हैं. ऐसा क्यों होता है समझते हैं. देखिए यहाँ पे हमें फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है, एंड दिस इज डाइक्रोटिक नॉच, दिस इज द सेकेंड हार्ट साउंड. बेसिकली ये जो फेज होता है फर्स्ट और सेकेंड हार्ट साउंड के बीच में, इसको फेज ऑफ सिस्टोल बोलते हैं. ठीक है, तो बेसिकली मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ, पल्सस बिस्फेरियंस का मतलब हुआ 2 पीक्स इन सिस्टोल. सिस्टोल के दौरान 2 पीक्स हमें मिल रही है, उसको बोलते हैं हम लोग पल्सस बिस्फेरियंस. पल्सस बिस्फेरियंस क्या होता है, देयर आर 2 पीक्स इन सिस्टोल. ओके, दैट इज नोन एज पल्सस बिस्फेरियंस. अब ऐसा क्यों मिलता है, देखो पहली बात तो ये 3 कंडीशन में मिलता है. HOCM, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, नंबर 1. Number 2, severe aortic regurgitation, and number 3, severe aortic regurgitation plus aortic stenosis. You can skip the reasons, right, if you want. They'll directly ask you examples, but if you want to know the reasons, stay here with me, right. आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्यों होता है. पहले मैं HOCM की बात करती हूँ, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी. देखो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप कार्डियोलॉजी के सेशन में जाकर इसको देख सकते हो. राइट नाउ बस एक सिंपल सी चीज़ समझो क्या होता है. HOCM में मिट्रल स्टेनोसिस हो जाता है, मिट्रल स्टेनोसिस हो गया. ठीक है, तो ये जो मिट्रल वॉल्व है ये स्टेनोज्ड हो चुकी है. अगर मिट्रल वॉल्व स्टेनोज्ड हो चुकी है, राइट, व्हाट आई एम सेइंग, HOCM में MS हो गया, मिट्रल स्टेनोसिस हो गया.
मिट्रल स्टेनोसिस अगर हो जाएगा तो होता क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है रिफ्लेक्सली अपना फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज करती है। अगर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, सोचो अगर यहाँ पे कम वॉल्यूम ऑफ ब्लड आ रहा है तो ये क्या करता है भाई, इसको तो कॉम्पेंसेट करना है, तो ये बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा। अगर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा तो मैं क्या बोल दूँ कि परकशन वेव जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पी वेव ही फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन का फंक्शन था। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ों को समझना। देखो अब ब्लड बाहर जा रहा है, ठीक है, ब्लड बाहर बहुत तेज़ी से जाना चाहिए। तुमने क्या एक्सपेक्ट किया, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ चुका है तो ब्लड शुड मूव आउट टू फास्ट, बहुत तेज़ ब्लड बाहर जाना चाहिए, पर ब्लड बाहर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि HOCM में एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी। ये क्या होता है एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी? देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझो भाई, अगर ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये सेप्टम है बीच का, ठीक है, तो ये एसिमेट्रिकली जो है ज़्यादा ग्रो कर जाता है किस ओर, ये ज़्यादा ग्रो कर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड पे, है ना। जब ये ज़्यादा ग्रो कर गया लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड पे, तो ये तुम्हारी एओर्टा थी मान लो, तो ये थोड़ा बहुत एओर्टा को भी कॉम्प्रेस कर देता है, या मैं अगर बोलूँ जो आउटफ्लो था ब्लड का एओर्टा से बाहर निकलने का, ये उसको ख़त्म कर देता है। बहुत सिंपल अगर लैंग्वेज में अगर आप इसको समझना चाहते हो, बस इतना याद रख लो, लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ना, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल से खून को जाने में दिक्कत होगी। ये इस लेवल पे भी तुमने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करा दिया है। क्यों? क्योंकि एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी होती है HOCM में, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी पे। तो तुमने एक्सपेक्ट क्या किया कि खून बहुत तेज़ी से जाएगा क्योंकि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ गया, तो परकशन वेव का वो बढ़ चुका है। पर कहने का मतलब क्या है कि अब परकशन वेव जल्दी आ जाएगी, है ना। परकशन वेव जल्दी क्यों आएगी? क्योंकि फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ चुका है। टाइडल वेव क्यों आ रही थी? टाइडल वेव का रीज़न क्या था? मैंने आपको बताया था ब्लड के वॉल्यूम का आना, है ना, ब्लड के आने के कारण तो टाइडल वेव आ रही थी। पर टाइडल वेव धीरे आएगी, क्यों? क्योंकि आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है भाई, रास्ते में तुमने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया तो कैसे ही बाहर जा पाएगी, उसके कारण टाइडल वेव धीमे धीमे आएगी। तो परकशन वेव जल्दी आ गई और टाइडल वेव बहुत आराम से आ रही है, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो बढ़ जाता है। इसके कारण ये दो अलग अलग वेव आपको फील होती हैं। किस केस में? HOCM के केस में। और दूसरी कंडीशन मैंने क्या लिखवाई है आपको? दूसरी कंडीशन सीवियर एओर्टिक रिगर्गिटेशन के बात कर रही है हम। अब देखो अगर एओर्टिक रिगर्गिटेशन है ना, यानी ये जो एओर्टिक वॉल्व है ये इनकॉम्पिटेंट हो चुकी है ना। कहने का मतलब क्या है कि सिस्टोल के समय पूरा ब्लड यहाँ से निकल गया मान लो, ठीक है, अब डायस्टोल में इसको ठीक से क्लोज होना था, ठीक से क्लोज होना था तो बाहर ब्लड नहीं आना था, पर ये वॉल्व क्या हो चुकी है? इनकॉम्पिटेंट हो चुकी है ना। तो इसके कारण क्या होता है, सिस्टोल में जब बहुत फोर्सफुली खून निकलता है ना, ब्लड निकला सिस्टोल में बहुत सारा, सिस्टोल में ब्लड निकला पर बैक फ्लो कभी भी नहीं होता, खून कभी भी पीछे नहीं जाता, है ना, एक ड्रॉप ब्लड भी बैक फ्लो नहीं होता उसका। पर अगर ये एओर्टिक वॉल्व इनकॉम्पिटेंट हो चुकी है तो सिस्टोल के समय कुछ ब्लड यहाँ पे रह जाता है। समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ, सिस्टोल के समय ऑलरेडी कुछ ब्लड रह गया, अब डायस्टोल का फेस आया, डायस्टोल में ब्लड आ ही रहा है, तो तुम मेरी बात समझो, डायस्टोल के एंड में हमारे पास एक्स्ट्रा ब्लड है। एक्स्ट्रा ब्लड क्यों है? एक्स्ट्रा ब्लड इसलिए है क्योंकि सिस्टोल में बैकफ्लो हुआ है कुछ वेव का। समझ में आ रहा है? एक सिंपल चीज़ समझो, तो जो हार्ट है ना वो अपना फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा देता है इस एक्स्ट्रा ब्लड को निकालने के लिए। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा तो परकशन वेव जल्दी आ जाएगी। सिंपल सी चीज़ आप समझ गए? ओके, दैट इज़ वन थिंग। सो ब्लड जो है बहुत तेज़ी से बाहर निकला तो परकशन वेव तो आई, ठीक ठाक आई, है ना। पर बात क्या होती है, एक मेरी सिंपल सी चीज़ समझो, ब्लड विथ इंक्रीज फ्लो passes through the walls and aorta, but due to ventricular defect there is negative pressure between the walls and the velocity is basically reduced। सिंपल सी चीज़ का मतलब क्या है? सिंपल सी चीज़ का मतलब समझो भाई, खून बहुत तेज़ी से निकला है ना, पर मैंने क्या बताया आपको, वॉल्व के लेवल पे डिफेक्ट आ चुका है। वॉल्व के लेवल पे अगर डिफेक्ट आ गया तो एक सकरा रास्ता है ना, उससे खून निकलने की कोशिश कर रहा है, राइट। देयर इज़ अ वेरी 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 स्मॉल डिफेक्ट और उससे ब्लड निकलने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण ब्लड की जो वेलोसिटी है ना वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण एक वेंचुरी इफेक्ट होता है और वॉल्व जो है वो कोलैप्स कर जाती है। कहने का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में समझो, वही चीज़ है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन तो बढ़ा है ना, जिसके कारण परकशन वेव तो जल्दी आ गई, पर वॉल्यूम ऑफ ब्लड जितना निकलना चाहिए था वो नहीं निकल पाया। तो टाइडल वेव आराम से आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। और क्यों टाइडल वेव धीरे धीरे आ रही है? वेंचुरी इफेक्ट के कारण, है ना। दैट इज़ वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एक होती है जिसको बोलते हैं हम लोग पल्सेस
डायक्रोटिकस। अब ये क्या होता है पल्सेस, डायक्रोटिकस क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो पल्सस डाइक्रोटिकस। बिस्फेरियन का मतलब 2 पीक आ रही है सिस्टोल के पहले। एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना, बहुत ज़रूरी है। डाइक्रोटिकस का मतलब क्या हुआ? डाइक्रोटिकस का मतलब भी 2 पीक ही होता है, पर 1 पीक सिस्टोल में और 1 पीक डायस्टोल में। ये क्या बोल दिया मैंने भाई? अभी क्या हो रहा था तुम्हें, इसीलिए मैंने ये पहले बता दिया कि फर्स्ट हार्ट साउंड आया, फिर परकशन वेव आई, टाइडल वेव आई, डायक्रोटिक नॉच आया, और यहीं पे सेकेंड हार्ट साउंड था। अभी क्या था? 2 पीक मिल रही थी S2 के पहले। अब मैं क्या बोल रही हूँ, 1 पीक हमें यहाँ पे मिल रही है सिस्टोल में, और 1 पीक हमें कहाँ पे मिल रही है? डायस्टोल में। सो देयर आर 2 पीक्स, वन इन सिस्टोल एंड वन इज इन डायस्टोल, राइट? दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये पता है क्यों मिलती है? सिंपल रीज़न। डायस्टोल में अगर पीक आपको मिल रही है तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है, डायक्रोटिक नॉच का एम्पलीट्यूड का बढ़ना। देखो ये डायक्रोटिक नॉच थी, मैंने आपको दिखाया था। अगर इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो हमें डायस्टोल में भी तो एक इम्पल्स फील होगी। सिस्टोल में तो हो ही रही थी परकशन और टाइडल वेव के कारण, पर जब मैं डायक्रोटिकस बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि डायस्टोल में और सिस्टोल में, दोनों में 1 पीक आ रही है। सिस्टोल में नॉर्मली आती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर डायस्टोल में ये पीक क्यों आ रही है? डायस्टोल में ये पीक इसलिए आ रही है क्योंकि जो डायक्रोटिक नॉच है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ चुका है। दैट इज़ द सिंपल रीज़न बिहाइंड इट। और ये क्यों मिलती है हमको, या किस कंडीशन में मिलती है? ये हमें हाइपोवॉलेमिक शॉक के कंडीशन में मिलती है। इज इट वेरी क्लियर टू यू? दैट इज़ वॉट यू हैव टू नो। नेक्स्ट पल्स का कैरेक्टर देखते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग पल्सस अल्टरेंस। पल्सेस अल्टरेशन का मतलब क्या होता है? सिंपल चीज़ समझो, अल्टरनेटिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। कहने का मतलब क्या है कि कभी तो एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ मिलता है, पर कभी एम्पलीट्यूड घटा हुआ मिलता है। एक सेकंड, मैंने घटा हुआ नहीं बनाया। कभी एम्पलीट्यूड बढ़ा हुआ, कभी घटा हुआ, कभी बढ़ा हुआ, कभी घटा हुआ। इसको बोलते हैं पल्सेस अल्टरेंस। सो द एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन वैरिंग, राइट? Sometimes the amplitude is high, sometimes the amplitude is low, sometimes the amplitude is high, sometimes the amplitude is low। और ये हमें कब देखने को मिलता है? सीवियर हार्ट फेलियर में, ठीक है? इसको बोलते हैं हम लोग पल्सेस अल्टरेंस। पल्सेस अल्टरेंस कब मिलता है? सीवियर हार्ट फेलियर के केस में। अब ये क्यों मिलता है, इसको हम 1 मिनट में समझते हैं। अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली कि हमें ये क्यों मिलता है, ठीक है? पल्सेस अल्टरेंस, देखो सिंपल चीज़ समझो, और ये भी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में। हाँ, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर क्या है, ये आप हार्ट फेलियर वाले सेशन में देख सकते हो। सिंपल चीज़ याद रखो, भी सीवियर हार्ट फेलियर मैंने बोला, ठीक है? देखो जैसे मान लो ये क्यों मिलता है, क्यों ऐसा होता है कि कभी एम्पलीट्यूड एकदम से बढ़ जाता है, कभी एम्पलीट्यूड एकदम से कम हो जाता है? रीज़न क्या है? देखो भाई, अगर किसी को हार्ट फेलियर है, ठीक है, और सिस्टोलिक वाला है, मैंने बताया आपको, तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगा तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा? कम होगा। तो कार्डिक आउटपुट कम होगा तो पल्स कैसी मिलेगी? वीक पल्स मिलेगी या लो वॉल्यूम पल्स मिलेगी। सिंपल, एम्पलीट्यूड कम मिलेगा पल्स का। ओके, अब यही चीज़ हुई कि वो कंट्रैक्ट ही नहीं कर पाया अच्छे से, तो एम्पलीट्यूड कम मिला, कम खून बाहर गया। तो भाई अगर खून बाहर कम जा रहा है तो खून रह कहाँ जा रहा है? खून जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ही रह जा रहा है, और डायस्टोल के समय आ ही रहा है खून। भाई सिस्टोल के समय तुम पूरा ब्लड निकाल नहीं पाए और डायस्टोल में और एडिशनल ब्लड आ गया, जिसके कारण क्या हो रहा है, इस एडिशनल ब्लड को निकालने के लिए यहाँ पे एक लॉ लगता है, फ्रैंक स्टैलिंग लॉ। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट। भाई देखो क्या हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल की एक कैपेसिटी है कि वो कुछ वॉल्यूम ऑफ ब्लड होल्ड कर सकता है। तुमने क्या किया, सिस्टोल में पूरा ब्लड बाहर नहीं निकाला। अगर तुमने सिस्टोल के समय अगर तुमने पूरा ब्लड बाहर नहीं निकाला तो थोड़ा वॉल्यूम ऑफ ब्लड रह गया है अंदर, और डायस्टोल में तो फिलिंग हो ही रही है तो वो भी वॉल्यूम ऑफ ब्लड रह गया है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है, होगा क्या कि बहुत ज़्यादा जो वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल की वो स्ट्रेच होंगी। क्यों स्ट्रेच होंगी? क्योंकि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ ब्लड है। स्ट्रेचिंग जितनी ज़्यादा होगी, फ्रैंक स्टैलिंग लॉ ये बोलता है, जितना ज़्यादा तुम इसको स्ट्रेच करोगे ना वॉल को, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये बहुत तेज़ी से कंट्रैक्ट करेगा उस बढ़े हुए ब्लड वॉल्यूम को निकालने के लिए।
तो लो वॉल्यूम क्यों आया, लो वॉल्यूम या वीक पल्स क्यों मिली अपन को, क्योंकि हार्ट फेलियर है तो भैया फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगा, कार्डिक आउटपुट कम होगा तो वीक मिलेगी। ये तुमको ये वाली पल्स ये इस कारण मिल रही है। पर ये बढ़ी हुई पल्स क्यों मिली इस वीक पल्स के कारण, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ के कारण। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू यू। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज नोन एज वाटर हैमर पल्स। अब ये वाटर हैमर पल्स क्या होती है भाई, वाटर हैमर पल्स की अगर मैं बात करूँ इन द मोस्ट सिंपलेस्ट लैंग्वेज, वाटर हैमर पल्स में हमें एक अपस्ट्रोक मिलता है और एक डाउन स्ट्रोक मिलता है, बट देयर इज एन रैपिड अपस्ट्रोक एंड देयर इज एन रैपिड डाउन स्ट्रोक। एक बहुत रैपिड अपस्ट्रोक और एक बहुत रैपिड डाउन स्ट्रोक मिलता है, ठीक है। ये हमें वाटर हैमर पल्स कहलाता है इसका मतलब, ठीक है। देखो ये हमें स्पेसिफिकली एओर्टिक रिगर्गिटेशन के केस में मिलता है। क्या रीज़न होता है इसका, अपस्ट्रोक इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है ना, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा तो बहुत पावरफुल अपस्ट्रोक मिलेगा। डाउन स्ट्रोक क्यों कब मिला है या रैपिड डाउन स्ट्रोक क्यों है, क्योंकि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ना वो कम हो गया है, तभी ईजिली ब्लड बाहर आ चुका है, या पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो चुका है। ये हमें एओर्टिक रिगर्गिटेशन में देखने को मिलती है, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ जिसको बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सस, इसको समझ लेते हैं, देन आई विल एंड दिस डिस्कशन। पल्सस पैराडॉक्सस, नो व्हाट इज पल्सस पैराडॉक्सस। सी पहले हम नॉर्मली एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ भाई। नॉर्मली ड्यूरिंग इंस्पिरेशन देयर इज नेगेटिव इंट्राथोरैकिक प्रेशर, यू नो दिस विल आई गेस, है ना भाई। इंस्पिरेशन जब हम करते हैं, पहले मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी बनाती हूँ कि ये मान लो थोरैकिक चेम्बर है, ठीक है। अब जब इंस्पायर करते हो आप, इंस्पिरेशन के दौरान आपको पता है जो इंट्राथोरैकिक प्रेशर है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव प्रेशर चीज़ें हमेशा हाई टू लो उसमें फ्लो करती हैं या पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करती हैं। अगर नेगेटिव इंट्राथोरैकिक प्रेशर है तो बहुत सारा खून आएगा राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में, पूरी बॉडी से। इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू, आई टोल्ड यू, इंस्पिरेशन के दौरान नेगेटिव इंट्राथोरैकिक प्रेशर होता है। नेगेटिव इंट्राथोरैकिक प्रेशर है तो मोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड विल कम इनटू दी थोरैकिक कैविटी। सिंपल लैंग्वेज में थोरैकिक कैविटी में ब्लड कहाँ पे आ रहा है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल और राइट उसमें आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ समझो, लंग्स भी तो हैं। अब इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, लंग्स जो होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं। ऑल्सो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन लंग एक्सपैंड। मैं रीज़न एक्सप्लेन करी हूँ, अभी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि कब मिलता है ना। रीज़न क्या है, इंस्पिरेशन के दौरान लंग भी एक्सपैंड करते हैं। अगर लंग एक्सपैंड करेंगे तो जो पल्मोनरी वेसल्स हैं दे विल ऑल्सो एक्सपैंड। ना इफ पल्मोनरी वेसल्स विल एक्सपैंड, लंग्स एक्सपैंड करेंगे। पल्मोनरी ये बिल्कुल अलग चीज़ है, हाँ। एक चीज़ है हार्ट जो हमने अभी बताया कि ज़्यादा वॉल्यूम आएगा इंस्पिरेशन में। अब एक चीज़ है लंग्स, इंस्पिरेशन के दौरान उसमें ज़्यादा हवा आएगी, ज़्यादा हवा आएगी तो ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, पल्मोनरी वेसल ज़्यादा एक्सपैंड होंगी, पल्मोनरी वेसल ज़्यादा एक्सपैंड होंगी, उसमें ज़्यादा ब्लड होगा, पल्मोनरी वेसल्स विल हैव मोर ब्लड। ना इफ पल्मोनरी वेसल्स विल हैव मोर ब्लड, या वेसल्स में अगर ज़्यादा ब्लड है तो आई कैन से लेस वॉल्यूम फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरी ही तो है जो, देखो तुम्हें पता है कि ये क्या है, ये आपका राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को, ये पल्मोनरी आर्टरी है, राइट लेफ्ट एट्रियम में कौन लेके आ रहा है ये ब्लड, ये पल्मोनरी आर्टरी आ रही है। पर इंस्पिरेशन के दौरान मैंने क्या बताया, इस आर्टरी में ज़्यादा खून है तो लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड है वो कम आएगा। लेफ्ट एट्रियम में अगर कम ब्लड आएगा तो क्या मैं बोल दूँ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में कम आया तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कम आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में कम आया तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम हो गया, है ना। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का जो डिक्रीज है वो मोर देन यहाँ पे 10 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। दैट इज नॉर्मल। नॉर्मली इतना याद रख लो, पल्सस पैराडॉक्सिस का मतलब क्या होता है, अभी हम उस पर आ रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इंस्पिरेशन के दौरान जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिक्रीज है वो मोर देन 10 mm ऑफ Hg होता है। पर अगर मैं पल्सस पैराडॉक्सिस की बात करूं तो यहाँ पे जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का डिक्रीज है वो लेस देन 10 mm ऑफ Hg होता है। ये डेफिनेशन है इसकी बस। पल्सस पैराडॉक्सिस का मतलब क्या हुआ, द डिक्रीज इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 10 mm of Hg, that is known as pulsus paradoxus। सिंपल लैंग्वेज में अगर केवल आपको एग्जाम्पल याद रखना है तो ये अपन को देखने को मिलता है कार्डियक टैम्पनोड में,
ये हमको देखने को मिलता है कंस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में, ये हमें देखने को मिलता है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में, और ये हमें देखने को मिलता है टेंशन नीमोथोरैक्स में। ये 4 कंडीशन है जिसमें ये देखने को मिलता है। आपसे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पल्सस पैराडॉक्सस क्या होता है और कब मिलता है। पल्सस पैराडॉक्सस का मतलब क्या हुआ कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसमें जो डिक्रीज है वो लेस देन 10 mm ऑफ Hg होता है, उसको बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सस। और ये कब कब मिलता है? टेंशन नीमोथोरैक्स, कार्डियक टैम्पर नोड, CCP और रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में। थैंक यू।